हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऐसे ही जैसे आपने देखा, प्लेन में बैठ के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने का सपना काफ़ी लोग देखते हैं। कुछ का पूरा होता है, कुछ का नहीं होता। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनका वो सपना पूरा होते होते प्लेन में बैठ भी जाते हैं, रास्ते से वापस हो जाते हैं। रास्ते से वापस कैसे हो जाते हैं? जैसे अभी हो रहा है काफ़ी लोगों के साथ जो न्यूजीलैंड ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है न्यूजीलैंड के वीज़ा अच्छे खासे नंबर में आ रहे हैं। थोड़ा सा एवरेज से ऊपर में सक्सेस रेट कहूँगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करेंगे। वीज़े तो वो दे रहे हैं, लेकिन एंट्री को लेके जो है, जो यंग एप्लीकेंट होते हैं, जो बाद में फ्लाई करते हैं, उनको दिक्कत आ रही है। उसके ऊपर ये वीडियो रहेगी। कुछ बातों का आप ध्यान रखें, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिलेगी। सो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को भी सपोर्ट मिलती रहे। और जिन्होंने ऑन कॉल बात करनी है तो अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वो आप चेक कर लो। और ऑन कॉल अगर बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। फिर हम जो है ऑन कॉल भी बात करके, कोई क्वेश्चन होते हैं डिटेल में डिस्कस करना है तो आधे पौने घंटे की 1 घंटे की कॉल रहेगी। सो जितने आपके डाउट होंगे वो सारे उसमें क्लियर होंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो एंट्री को लेकर अगर दिक्कत करें तो यहाँ पे तो एक चीज़ हो रही है कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके चल रहे हैं, स्पेशली न्यूजीलैंड की तरफ, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज भी आए। तो सिंगापुर स्टे होता है, जहाँ XYZ मलेशिया हो गया, जहाँ हांगकॉन्ग हो गया, स्टे होते हैं। लेकिन उस स्टे के दौरान ही जब नेक्स्ट बोर्डिंग स्टार्ट होती है, वहाँ 1-2 ऑफिसर आ जाते हैं। वो फिर से स्कैनिंग शुरू कर लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं आपसे, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ डाउट होता है साइड पे कर लेते हैं। फिर होती है फिर से इंटरव्यू। अब एक चीज़ देखो, वो जो इंटरव्यू हो रही है ना दोबारा से, उस पे आपका वीज़ा कैंसिलेशन होना या ना होना भी डिपेंड करता है। अगर उन्होंने साइड पे कर लिया तो भाई थोड़ा सा अपने जो माइंड है उसको एक्टिव कर लो। ये ज़्यादातर जो है यंग एप्लीकेंट है उनके साथ हो रहा है। कईयों ने वीज़े ले लिए, एजेंट को पैसे दिए, उसने प्रोफाइल बनाया, पता है नहीं प्रोफाइल में क्या है, और उसके बाद जहाज़ में तो बैठ के सोचा था दिल्ली से अब चल गया, अब कौन रोकने वाला है। तो भाई जगह जगह रोकने वाले बैठे हुए हैं। जब तक आप लैंड नहीं कर जाते, इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर जाते, तब तक वो तलवार जो है ना वो सर पे रहती है कि पता नहीं क्या सिस्टम होना है। इतना टफ नहीं होता, 2-4 के साथ ही ये चीज़ें होती है। तो 2-4 में आप ना हो, उसके लिए भी मैं आगे चल के टिप दूंगा कि आप किस चीज़ों का ध्यान रखो। पहले तो जिनको रोका गया, वापस भेजा गया, अनफॉर्चुनेट है। अब उनके लिए आगे कुछ ज़्यादा होप नहीं है, क्योंकि वीज़ा कैंसिलेशन जब वो करते हैं तो उनके पास फुल ग्राउंड होती है। जिनका भी कैंसिल हुआ होगा, आप एग्री करें ना करें, आपसे इन्होंने क्वेश्चन किए, आपसे वो क्वेश्चन के आंसर सही नहीं हुए, उन्होंने सुनना नहीं चाहा, जहाँ आपके प्रोफाइल में कुछ था, आपका आंसर कुछ था, मिसमैच हो रहा था, आपको डिटेल में बताना नहीं आया, और उनको कहीं ना कहीं वो फिर ना एक प्रोसीजर फेयरनेस या बोल लो कि एक लेटर सा बना के देते होते हैं कि उनको लगता है कि आपको वीज़ा कैंसिल करने के रीज़न ज़्यादा है, ना करने के कम है। तो वो वीज़ा जो वहाँ ऑफिसर होता है ना, उसके कंसेंट के ऊपर है कि उसको क्या लगा। उसके बाद इतनी पावर है कि वो आपको वहीं से रास्ते में से वापस भेज सकता है, जिनको भेजा उनको पता है। तो भाई पहले तो अवॉइड करो कनेक्टिंग फ़्लाइट। अगर वीज़ा ले लिया, पैसे लगाए, अब 20-30-40 हज़ार ज़्यादा लगता है तो डायरेक्ट फ़्लाइट ले लो, ज़्यादा बेटर है। मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट फ़्लाइट से ये प्रॉब्लम नहीं है, कि डायरेक्ट फ़्लाइट में कम से कम आप कंट्री में लैंड करोगे, उसके बाद ही ये इमिग्रेशन आएगा ना, तो ये बीच रास्ते वाला सीन तो नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ को तो अवॉइड करो। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, दिस इज़ पर्टिकुलर फॉर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। आप डायरेक्ट फ़्लाइट की तरफ ही ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी भी काफ़ी प्लेन पे प्लेन जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, ये प्लेन जाता है, उसके बाद आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। सिंगापुर से ट्रैवल की बात कर रहे थे, तो अभी स्कूट एयरलाइन का येलो कलर का प्लेन था। तो ये एयरलाइन जो है बजट एयरलाइन इसको कहते हैं। इसकी स्टे सिंगापुर में होती है, और काफ़ी 1-2 कंट्री को लेके ज़्यादा ये प्रमोट जो है ट्रैवल करते हैं। सिंगापुर एयरलाइन की ही आगे आप कह सकते हो, बट ये बजट वाली है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड करो। ये स्कूट की भी जो फ़्लाइट्स होती हैं, ये कनेक्टिंग ही होती है, डायरेक्ट तो आपको नहीं मिलेगी। इवन जो ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, नो डाउट सस्ती रहती है। पंजाब से जो आ रहे हैं अमृतसर से भी ये चलती है,
तो इनका जो स्कूट का होता है वो ज़्यादातर प्राइम एयरपोर्ट से नहीं चलती, छोटे एयरपोर्ट जो होते हैं वहाँ से चलती है, क्योंकि बजट में है, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। मैं भी इस एयरलाइन से ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इससे कोई ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि जो है सिंगापुर एयरपोर्ट पे दोबारा से भी चेक करते हैं। हाँ, मलेशिया से कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो मलेशिया में होता है कि वहाँ सामने 2 ऑफिसर आ जाते हैं, वो दोबारा से चेकिंग करते हैं, डिटेल्स पूछते हैं। और जो कंट्रीज़ होती हैं ना, इन्होंने अलग अलग जगह पे अपने ऑफिसर अपॉइंट किए होते हैं। जी हाँ, इन्होंने ऑलरेडी एक डबल चेक करने के लिए कि जो लास्ट डेस्टिनेशन से फ़्लाइट बोर्ड होनी है वहाँ इन्होंने ऑफिसर अपॉइंट किए होते हैं, जो वहीं से चेक कर लेते हैं। एयरलाइन के पास भी काफ़ी पावर्स दी होती हैं इन्होंने, तभी मैं कहता हूँ कि बीच रास्ते में दिक्कत ना आए, आप सीधा डायरेक्ट वाली फ़्लाइट ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा। अब ध्यान क्या रखना, देखिए ध्यान ये रखो कि जो आपने फॉर्म भरा था आपको सारा पता हो कि आपका ट्रैवल प्लान क्या था। उस ट्रैवल प्लान पे नहीं जा रहे तो आपके पास रीज़निंग हो उस चीज़ की। आपने 3-4 फैमिली मेम्बर ने अप्लाई किया था, वीज़ा आ गया सबका, ट्रैवल सारे नहीं करे, आप अकेले निकल आए, तो उसको लेके भी वो डाउट करते हैं। तो आपको उसकी जस्टिफिकेशन, अब जस्टिफिकेशन प्रोफाइल वाइज होती है। अब कहने को मैं कह दूंगा कि आप बोल देना कि चलो वो फैमिली मेम्बर बीमार हो गया था, लेकिन सब पे नहीं होता ना कि 4 फैमिली मेम्बर थे, तीनों बीमार हो गए तो आप अकेले क्यों आए हो, इकट्ठे आ जाते, रुक के आ जाते। तो हर तरह की आंसरिंग के लिए आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भी रखना पड़ेगा। और डायरेक्ट फ़्लाइट, मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर डायरेक्ट फ़्लाइट को ही प्रेफर करे, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। जितने मुझे मैसेज आए, बहुत से केस मैंने देखे जहाँ ऑस्ट्रेलिया के भी वीज़ा कैंसिल हुए हैं, न्यूजीलैंड के भी कैंसिल हुए हैं। तो न्यूजीलैंड के आजकल में ज़्यादा आ रहा है कि न्यूजीलैंड के वीज़ा काफ़ी जो है उनको बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा। जिनके साथ हुआ है वो उनको तो पता है कि बुरी बात है, रास्ते में से वापस चले जाना काफ़ी हर्ट करता है। बट बाकियों के साथ ना होए तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का अपना थोड़ा ध्यान रख के चलो। प्रोफाइल कईयों ने क्या किया हुआ है ना कि एजेंट को पैसे दे के वीज़ा ले लिया। अब न्यूजीलैंड लीनेंट चल रहा है, हमें पता है कि थोड़ा सा लीनियंसी उनकी है वीज़ा देने में, थोड़ा सा ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि एंट्री के लिए वो लीनेंट चल रहा है। एंट्री का तो क्राइटेरिया अलग होता है, वीज़ा पे भी लिखा होता है कि वो कोई एंट्री की गारंटी नहीं है, वो एक वीज़ा है, आप ट्रैवल कर सकते हो। एंट्री देना जो है टोटल डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर। तो इसको वीज़ा आ गया सब कुछ नहीं होता, ट्रैवल भी एक चैलेंज होता है। सो एक चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ें, हर चीज़ का आपके पास जो है माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। और जो एजेंट को पैसा दे के ऐसे ही वीज़ा लेते हैं, तो आप ही देख लो प्रोफाइल क्या था, आपका प्रोफाइल बना दे बिजनेसमैन का, वहाँ इमिग्रेशन ने पूछा क्या करते हैं, इवन वो फॉर्म भी देते हैं बनने के लिए, इनकमिंग पैसेंजर फॉर्म, उस पर भी लिखना होता है ऑक्यूपेशन क्या है आपकी, वहाँ स्टूडेंट लिख दोगे, प्राइवेट जॉब लिख दोगे, फॉर्म में लिखा है बिजनेस है, डॉक्यूमेंट आपको पता नहीं क्या लगे, तो भाई फिर ऑफिसर क्या करेगा। फिर तो गलती जो है वो आपकी भी है ना थोड़ी बहुत, कि आपको पता होना चाहिए कि एंट्री तक आपके पास डिटेल जो है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने होटल बुकिंग पे वीज़ा लिया था तो होटल पे ही ट्रैवल प्लान चल रहा है, अच्छा है। नहीं तो कई बार लोग क्या करते हैं, होटल पे वीज़ा ले लिया, अब होटल बुक करके जा ही नहीं रहे, क्योंकि रिश्तेदार है वहाँ पे, तो भाई रिश्तेदार फिर फॉर्म में लिखने थे कि रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, उनसे इन्विटेशन लेटर लेते। तो ये कई पॉइंट होते हैं। अब मैं केस वाइज में क्या बताऊँ, इतने 100 केस होते तो 100 आंसर है इस चीज़ के, बट केस वाइज चीज़ें वेरी करती है। तो जिनको कन्फ्यूज़न लगती है कि प्रॉब्लम आ सकती है एयरपोर्ट के ऊपर, मेरे चैनल पे इमिग्रेशन के क्वेश्चन की वीडियो काफ़ी है, नहीं तो आप ऑन कॉल जो है अपॉइंटमेंट बुक कर लो ट्रैवल करने से पहले। जिन्होंने ऑन कॉल डिस्कस करना है, मैं डिटेल में समझा दूंगा, कुछ पॉइंट जो हैं जो रह भी जाएंगे कि इंडिविजुअल वाइज, तो केस वाइज जो है अगर डिस्कस करना है तो आप अपॉइंटमेंट पे आ सकते हो। अदरवाइज़ इमिग्रेशन क्वेश्चन को लेके इस चैनल पे भी वीडियो पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को देख लो, काफ़ी हद तक तो इमिग्रेशन के क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएंगे। बट जहाँ तक हो सके फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, प्लीज़ मेरी एक ही एडवाइस है, कॉन्फिडेंस तो रखो ही रखो, कनेक्टिंग फ़्लाइट को अवॉइड करो, चाहे 10, 20, 30, 40 हज़ार ज़्यादा लग रहा है, कनेक्टिंग फ़्लाइट को अवॉइड करो। और रिटर्न टिकट को लेके भी दिक्कत आ सकती है, वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है वो कवर कर, मतलब जेन्युइन है तो उसके पास कॉन्फिडेंस होगा जिसने वापस जाना। जिसने नहीं जाना तो भाई रिटर्न टिकट रख लो साथ में, वो पूछ सकते हैं कब रिटर्न कर रहे हो, तो आप बोलो कि हाँ इतनी तरीक को टिकट कहाँ है, अगर आप श्योर हो रिटर्न को लेके, तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखो कि ये कन्फर्मेशन साथ में लेके चलो। अब बिना रिटर्न टिकट के भी लोग आते हैं, मेरी नॉलेज में काफ़ी है, कोई रिटर्न टिकट नहीं लेके आते, कोई दिक्कत नहीं आती। बट फर्स्ट टाइम ट्रैवलर को चैलेंज आ सकता है, जब एक बार ट्रैवल करना स्टार्ट कर लिया तो फिर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती। तो ऑन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ बुक कर सकते हो। और मेरे जो
आपको एडवाइस दी है उसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर ऐसे प्रॉब्लम में आ गए तो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ मत करना और माइंड को ओपन रखना। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।